बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। और आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके बाद हम इफ़ एल्स फ्लो चार्ट को देखेंगे और उसके बाद हम एक एरर कोड एग्जांपल को देखेंगे और उसके बाद हम एक एग्जांपल कोड 3.5, एक्टिविटी 3.5 और आखिर में हम प्रोग्रामिंग टाइम में 3.3 एक्टिविटी को देखेंगे। तो चलते हैं, अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जो है हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखते हैं। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें हमने ये देखा है कि अगर हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट या कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में हमें कुछ आउटपुट जो है वो देखने को मिल रही थी। और बाज़ एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था कि अगर हमारी वो कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती थी तो उसके मुकाबले में हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही थी और वहाँ पर सिर्फ एक कर्सर जो था वो ही ब्लिंक करता रहता था, क्योंकि हमने उसके मुतालिक प्रोग्राम ही नहीं लिखा होता था। ये चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाती है तो उसके मुकाबले में तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिल रही है। अगर वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट या कंडीशन जो है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उस कंडीशन के फॉल्स होने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो आउटपुट मिलनी चाहिए। तो अब आप देखें कि हमारे पास दो कंडीशन जो हैं यहाँ पर बन गई हैं। एक कंडीशन में ये हो रहा है कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो भी हमें कुछ आंसर मिलना चाहिए, और अगर हमारी वही कंडीशन जो है जो फॉल्स होती है तो उस केस में भी हमें कोई ना कोई आउटपुट जो है वो मिलनी चाहिए। इसलिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इफ़ एल्स। मतलब एल्स का मतलब यही है कि इसके अलावा, अलावा किसके, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसमें जो है वो एल्स वाला जो हिस्सा होगा सेट ऑफ स्टेटमेंट का वो वाला रन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट है इसमें हम अब दो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट होगा उसमें जो है वो अगर ट्रू स्टेटमेंट हो जाती है तो कौन सा पार्ट रन होगा, अगर वही कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाती है तो उसके लिए कौन सा हिस्सा जो है वो रन होगा। तो ये देखें, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। ये देखें, ये वाला इतना हिस्सा तो हमारे पास वही है जो हमारे पास पहले था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये हमारा पीस ऑफ कोड जो था वो रन होता था। अगर ये हमारी कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि ये एल्स के बाद ये वाला जो हिस्सा होगा ये रन होगा। ठीक है, अब हमारे पास इफ़ एल्स की दो कंडीशंस हैं। ये हमारी ट्रू कंडीशन में ये एरिया रन करेगा और फॉल्स होने की सूरत में हमारा ये वाला एरिया जो है वो रन होगा। तो इसकी हम एक छोटी सी कोड एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये देखें, एक हमारे पास प्रोग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम जो है वो एक टीनेजर की एज के बारे में एक प्रोग्राम लिख रहे थे। और इस प्रोग्राम में क्या था कि अगर हमारी एज जो है वो 13 से ज़्यादा और 19 से कम होती थी तो हमें जो है वो टीनेजर की आउटपुट मिलती थी। लेकिन क्या होता कि अगर हम 13 से कम और 19 से ज़्यादा कोई नंबर डालते थे तो हमारा जो कर्सर था सिर्फ वही ब्लिंक करता रहता था और उसके मुकाबले में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर देखें आप, मैंने यहाँ पर एक एल्स का कीवर्ड लगाया है कि अगर ये जो स्टेटमेंट है ये अगर फॉल्स हो जाती है तो उसके मुकाबले में हमें एल्स पार्ट में हमारा प्रोग्राम जो है वो रन होना चाहिए। तो उसके मुकाबले में हमें आंसर मिलेगा नॉट टीन एजर। तो हम अब तक क्या डिस्कस कर चुके हैं वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारी कंडीशन ये वाली अगर ट्रू होती है तो ये कोड हमारा रन होगा, और अगर हमारी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होती है तो ये हमारी इफ़ स्टेटमेंट के एल्स पार्ट में हमारा जो कंपाइलर है वो चला जाएगा और एल्स पार्ट में जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो वाली रन होंगी। तो अब हम ज़रा इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और इसके बाद इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, वो हमसे पूछ रहा है एंटर योर एज इन ईयर्स, और मैं यहाँ पर लेट्स से कह देता हूँ 15। तो अब हमें वो बता रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो टीनेजर है। ठीक है, मतलब ये सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई है। अब आप देखें कि जब हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होंगी तो उसमें हमारा एक जो हिस्सा है इफ़ स्टेटमेंट का वो रन होगा।
या तो वो एल्स से ऊपर वाला मतलब पहला हिस्सा रन होगा, या एल्स के बाद मतलब दूसरा हिस्सा जो है हमारा वो रन होगा। ये दोनों हिस्से जो हैं वो एट अ टाइम रन नहीं होंगे। इनमें से एक जो कोड है वो रन होगा, वो चाहे एल्स से ऊपर वाला पार्ट रन हो जाए या एल से नीचे वाला पार्ट जो है वो रन हो जाए। इस सूरत में देखें तो अगर हमने अपनी एज जो है वो 15 डाली है, तो देखें कि सिर्फ ये हिस्सा जो है कोड का सिर्फ वही रन हुआ है, ये वाला रन नहीं हुआ। तो अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और हम कोई भी एज जो है या 13 से कम या 19 से ज़्यादा डालते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 25 लिख के एंटर करता हूँ, तो अब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, नॉट टीन एजर। मतलब ये वाला हिस्सा जो है अब रन नहीं हुआ, क्योंकि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है हमारी वो फॉल्स हो गई थी। फॉल्स होने के बाद फिर वो हमारा कंपाइलर जो है वो एल्स पार्ट में चला गया, और एल्स पार्ट में जो कुछ भी था तो उसने वो यहाँ पर हमें प्रिंट कर दिया। सो होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो फ़्लो चार्ट है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगी हुई है, और अगर हमारी इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो उस सिलसिले में हमारा ये एसोसिएटेड कोड जो होगा इफ़ स्टेटमेंट के साथ ये रन होगा और उसके बाद प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से ही अगर हमारी ये इफ़ कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है तो उस सिलसिले में ये वाला जो कोड होगा एल्स के बाद वाला, वो वाला रन होगा और प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक एरर कोड एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ असल में। तो ये देखें हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं इंट एज इक्वल टू 15 है, और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि ए को मॉडुलस कर रहा हूँ 2 के साथ और चेक कर रहा हूँ कि ये इक्वल टू 0 है कि नहीं। और अगर ये 0 है तो हमारा ये पार्ट जो है वो रन होगा, अगर नहीं है तो फिर ये एल्स वाला ये वाला रन होगा। तो अब हम ज़रा इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और यहाँ पर देखें मैंने जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल किया है तो वो कह रहा है कि एरर एल्स विद आउट अ प्रीवियस इफ़, कि यहाँ पर एल्स के पार्ट में जो है वो एरर आ रहा है, इससे पहले आपने इफ़ कंडीशन नहीं लगाई, जबकि यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन जो है वो लगाई हुई है। तो अब आप ज़रा इस कोड को गौर से देखें और बताएं कि इसमें क्या गलती है। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दें और उसके बाद इस एरर को देखें, क्योंकि मैं अभी ये एरर आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एरर मिल गया होगा। वो एरर ये था कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हम करली ब्रेस नहीं लगाते हैं तो सिर्फ एक लाइन जो होती है वही जो है वो हमारी कंडीशन के साथ एसोसिएट होती है, और यहाँ पर जो है वो 2 लाइन जो हैं वो लगी हुई हैं। इसलिए कंपाइलर को अब समझ नहीं आ रहा कि इस एल्स से पहले जो है वो एक इफ़ स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं और करली ब्रेस भी नहीं लगी हुई। इसलिए हमारा कंपाइलर जो है वो कह रहा है कि एल से ऊपर आपने इफ़ स्टेटमेंट को मिस कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर करली ब्रेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये देखें क्लोज वाली भी खुद लग गई है, तो मैं इस कोड को यहाँ से निकाल कर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब आप देखें ज़रा कि हमारा कोड जो है वो अब दोनों जो हमारे पास करली ब्रेस हैं उनके अंदर हमारा कोड आ गया है। ये देखें ये करली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर क्लोज़ हो रही है। तो अब ये एक जो सारा कोड है ये एसोसिएट हो गया है इस कंडीशन के साथ। तो अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, और अब हम इसको रन करते हैं। और इसको हमने रन किया है तो हमें वो बता रहा है कि द वेरिएबल आर कंटेन एन ऑड वैल्यू, मतलब इसका जो आंसर था वो इक्वल टू 0 नहीं आया। इसलिए ये सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हैं ये या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो हैं ये एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं, बल्कि एल्स पार्ट में हमारे पास ये जो एक लाइन थी सिर्फ वही वाली रन हुई है। क्योंकि ए को जब इसको मॉडुलस 2 के साथ किया गया तो इसका आंसर रिमाइंडर में 1 बचा था। ठीक है, तो इसके बाद हम ज़रा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमसे कहा गया है कि आप कोई भी एक करैक्टर जो है वो इनपुट करें, और वो करैक्टर जो है अगर 0 से लेकर 9 के दरमियान में है
तो आपको दिखाया जाएगा कि वो एक डिजिट है। अगर वो 0 से 9 के दरमियान में नहीं है तो वो डिजिट नहीं है। ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। देखिए यहाँ पर 0 से 9 का मतलब जो है वो ये है कि 0 और 9 के दरमियान जितने भी आपके जो डिजिट्स आ रहे हैं, मतलब मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, तो अब आप देखें 0 to 9 में 1 2 3 4 5 आता है। या मैं कह देता हूँ 12 15 13, तो अब 12 जो है वो 1 2 है, वो भी 0 to 9 में है। 15 की बात करें तो वो भी 0 to 9 में 1 और 5 है। और अगर हम 19 की बात करें तो 1 एंड 9 है और वो भी 0 to 9 के अंदर ही आता है। मतलब हमारे जितने भी डिजिट्स होते हैं, जितने भी लंबे डिजिट्स हों, बेशक आपका फ़ोन नंबर हो, आपका वो बैंक अकाउंट नंबर हो, वो कुछ भी हो, उनके जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 ही रहते हैं। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखें मैंने कहा कि प्लीज़ एंटर अ करैक्टर, आप कोई भी करैक्टर दाखिल करें, और इनपुट को मैंने एज कार लिया हुआ है। और यहाँ पर देखें कि इनपुट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पर वो करैक्टर टाइप ही है। वो इसलिए करैक्टर टाइप है क्योंकि हमारी जो इनपुट वेरिएबल है वो भी करैक्टर टाइप ही है। और इनपुट के साथ जो अगला हमारे पास जो करैक्टर लगा हुआ है उसको भी हमने 9 को भी करैक्टर कर दिया है, उसके इर्द गिर्द सिंगल कॉमा लगाकर, और इसी तरह से ही 0 के इर्द गिर्द कॉमा लगाकर। अब जितने भी हमारे डिजिट्स जो हैं वो 0 to 9 ही हैं। हम जो भी नंबर या जो भी डिजिट हम जो है वो दाखिल करेंगे तो उसकी जो आउटपुट है वो हमें डिजिट में ही मिलेगी। मैं अभी आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें वो हमें कह रहा है कोई भी करैक्टर दाखिल करें, तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर जो है ना वो रैंडमली जो है वो टाइप कर देता हूँ, और हमें कह रहा है कि ये एक डिजिट है। अब आप देखें कि ये जितने भी नंबर मैंने टाइप किए हैं वो 0 और 9 के दरमियान में ही हैं। अब 0 का जो अस्काई कोड होता है वो 48 होता है, और ये कंटिन्यूसली जो है वो 9 तक चलता जाता है। अब मैं इसी प्रोग्राम को जो है वो दोबारा कंपाइल करता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ m। अब मैं m लिख के जैसे ही एंटर करूँगा तो वो कह रहा है कि ये डिजिट नहीं है, क्योंकि m जो है वो 0 से लेकर 9 के अंदर फॉल नहीं करता है, इसलिए वो कह रहा है कि ये एक डिजिट नहीं है। तो आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास जो है वो एक एक्टिविटी 3.3 है, और उसमें कहा गया है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिससे आप जो है वो किसी भी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इनपुट करें, और अगर उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 से कम है तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि उसको फीवर या उसको बुखार नहीं है। और उसका जो बॉडी टेम्परेचर 98.6 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको बुखार है। तो ये देखें हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने टेम्परेचर को एज ए फ्लॉट लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने कहा प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या है। अब जो भी नंबर एंटर करेगा वो टेम्परेचर के वेरिएबल में महफूज हो जाएगा। और यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर दैन 98.6, अगर जो टेम्परेचर है वो 98.6 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है यू हैव फीवर, कि आपको बुखार है। और अगर ये इससे कम है तो वो हमारा जो प्रोग्राम है वो एल्स पार्ट में चला जाएगा और हमको कहेगा कि आपको बुखार नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर दैन का जो रिलेशन ऑपरेटर है वो इस्तेमाल किया है। तो ये आप प्रोग्राम में भी देखें तो उसने कहा कि मोर देन 98 के जो है वो 98.6 से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और अब हम इसको ज़रा रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ 97, तो वो मुझे कह रहा है कि आपको बुखार नहीं है। तो इस तरह से मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और मैं टेम्परेचर लेट से डाल देता हूँ 100.2, तो वो कह रहा है कि आपको बुखार है। तो ये हमारा प्रोग्राम था 3.5 में। तो इसके बाद हम अपना ज़रा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको यही चीज़ जो है वो किसी और एंगल से दिखाने की या समझाने की कोशिश की है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो भी इफ़ कंडीशन होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। और अगर हम ट्रू के अंदर हम दोबारा इफ़ कंडीशन लगा दें या फॉल्स के अंदर हम एक इफ़ कंडीशन और लगा दें तो वहाँ पर भी हमारे पास दो हिस्से ही बन जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये हमारी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और लगाई हुई है।
तो अब हमारे पास यहाँ पर भी दो हिस्से हैं, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। अब इसके साथ में एक और भी अगर लगा देता हूँ तो उसके भी दो हिस्से बन जाएंगे, एक फॉल्स और एक ट्रू। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको दो लेवल दिखाए हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दूसरी सूरत में देखें कि अगर हमारी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने के बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और लगाई हुई है। तो इस कंडीशन के जो हैं वो भी दो हिस्से बन गए हैं, एक फॉल्स है और एक ट्रू है। तो बात करने का मतलब ये है कि अगर हम इफ़ कंडीशन को एल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं। अगर हम पहले हिस्से में या दूसरे हिस्से में हम दोबारा फिर इफ़ कंडीशन लगा देते हैं तो वहाँ पर दो हिस्से फिर बन जाते हैं। तो अब हमारे पास एक प्रोग्राम है कि आपको एक परसेंटेज दी जाएगी और उससे आपने चेक करना है कि आपका ग्रेड जो है वो ए बनता है, बी बनता है, सी, डी या एफ़ बनता है। तो इस सिलसिले में हमें बताया गया है कि अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 80% है या इससे ज़्यादा है, 80% एंड अबव, यानी कि 80% है या इससे ज़्यादा है तो आपका ग्रेड ए है, 70 टू 80 आपका ग्रेड बी है, 60 टू 70 आपका जो ग्रेड है वो सी है, 50 टू 60 ग्रेड आपका डी है। और अगर वो 50% से कम होती है, यहाँ पर देखें आप, अगर वो 50% से कम है तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो क्या है, एफ़। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेंज है 50 टू 60 डी है, 60 टू 70 सी है, इस तरह से सो ऑन। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर वो 50% से कम है और उसका कोई भी नंबर है, यानी कि मतलब 1 से लेकर 49 तक आपकी जो भी परसेंटेज है उसका जो आउटपुट है वो आपके पास एफ़ ही है। तो इसका हम ज़रा एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग टाइम हमारा 3.3 है, तो इसका हम जो है वो कोड भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखें मैंने ये प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एक परसेंटेज को फ्लोट ले लिया है और मैं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ एंटर परसेंटेज, और वो परसेंटेज जो है वो परसेंटेज फ्लोट में जाकर महफूज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80 तो योर ग्रेड इज़ ए। अगर आपके परसेंटेज जो है वो 80 है या 80 से ज़्यादा है तो आपका ग्रेड जो है वो ए है। ठीक हो गया। अब आप ज़रा यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है एल्स इफ़। अब मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, मतलब हम एक इफ़ के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट और डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ एल्स नहीं लिखा बल्कि एल्स इफ़ लिखा है। मतलब इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पर दो हिस्से और बना लिए हैं। जिस तरह से ये मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारी पहली इफ़ स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमने लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल के परसेंटेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट एल्स के साथ मैंने और जोड़ दी है। ठीक है ना, एल्स इफ़। अब मैंने एल्स इफ़ किया है तो मतलब यहाँ पर भी मुझे दो ऑप्शंस और मिल गई हैं जिनमें एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने कहा है एल्स इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 70, कि अगर आपकी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 70 है, मतलब इसके अलावा, किसके अलावा, ये जो हमारे पास ऊपर वाली परसेंटेज थी ना, इसके अलावा अगर यानी कि एल्स इफ़ परसेंटेज जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 है तो आपका जो ग्रेड है वो बी है। और यहाँ पर मैंने फिर कहा है एल्स इफ़ अगर इसके अलावा, अब किस अगर की बात हो रही है, इस वाली, यानी कि अगर ये हमारी परसेंटेज जो है वो 70 से बड़ी नहीं होती तो फिर एल्स इफ़ इसके अलावा, अगर इसके अलावा परसेंटेज जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 है तो फिर प्रिंट होना चाहिए ग्रेड इज़ सी। यहाँ पर फिर देखें, अगर इसके अलावा, एल्स इफ़ मतलब आप किसकी बात हो रही है, इसकी, मतलब 60 वाले की। तो यहाँ पर क्या है कि एल्स इफ़ अगर इसके अलावा आपकी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है तो फिर आपका ग्रेड क्या होना चाहिए, डी। तो यहाँ पर देखें तो मैंने सिर्फ एल्स लिखा हुआ है, इसके साथ इफ़ स्टेटमेंट मैंने नहीं डाली। अब इस एल्स का मतलब क्या है कि अगर ये हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाती है तो इसके अलावा जो नंबर भी होगा वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो नंबर्स होंगे 1 टू 49 उसका हमने यहाँ पर प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ, बल्कि यहाँ पर सिर्फ हमने एल्स पार्ट डाल दिया है और उसके अंदर ही हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को ज़रा कंपाइल करते हैं और इसके बाद हम ज़रा इसको रन करते हैं।
तो अब आप देखें हमें कह रहा है कि एंटर द परसेंटेज, क्या आप परसेंटेज बताएं। लेट से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 85। तो हमें कह रहा है कि आपका जो ग्रेड है वो ए है, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि हमारी परसेंटेज अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 है तो फिर हमारा ग्रेड जो है वो ए है। तो अब मैंने 85 लिखा है तो वो बता रहा है कि आपका ग्रेड ए है। इसी तरह से ही हम इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है कोई और नंबर डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर 55। तो अब वो मुझे बता रहा है कि आपका जो ग्रेड है वो डी है, क्योंकि अब हमारे पास ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये भी नहीं हुई है, ये भी नहीं हुई है, और सिर्फ ये वाली जो है वो एग्जीक्यूट हुई है कि परसेंटेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50, ये वाली। तो इस सिलसिले में हमारा जो आंसर है वो हमको डी मिला है। तो इस तरह से ही मैं कोई 50 से कम नंबर कोई भी डाल देता हूँ या जितने मर्ज़ी डाल देता हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पर 44 डाल देता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि आपका ग्रेड जो है वो एफ़ है। इस तरह से यहाँ पर अगर मैं कोई और नंबर डाल देता हूँ जिस तरह से 33, तो वो मुझे बता रहा है कि आपका ग्रेड जो है वो एफ़ है। तो अब आपने नोट किया होगा कि इतनी सारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनमें से सिर्फ एक सेट ऑफ स्टेटमेंट ने ही एग्जीक्यूट होना होता है जो कि ट्रू होती है, बाकी वो सारी एल्स पार्ट में चली जाती हैं। ठीक है, अगर जिनके साथ कोई भी जो हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो पाती। जहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, सिर्फ और सिर्फ वही वाली हमारी जो स्टेटमेंट का जो कोड होगा वो रन होगा। तो अब जिस तरह से आपने देखा है कि अगर ग्रेटर दैन 80 थी तो ये कोड रन होना था और उसके बाद ये बाकी सारा कोड रन नहीं होना था। और अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन 70 थी तो ये वाला कोड रन होना था। ठीक है, इस तरह से ये चलता जा रहा था। 60 है और 50 है, और इनमें से अगर कोई भी चीज़ मैच नहीं करती है, कोई भी चीज़ मैच नहीं करती है, तो आखिर में इस पार्ट ने जो है वो रन होना है। बात समझ में आ रही ना, कि अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होती तो सिर्फ एल्स वाला जो पार्ट है, बाकी जो बच रहा है एल्स वाला पार्ट, तो सिर्फ उसने फिर यहाँ पर ही इसको ही रन करना था। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो था वो टॉपिक था। इफ़ एल्स पार्ट के स्टेटमेंट को जो है ना वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।